नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आज हम चर्चा करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक की इसलिए क्योंकि ब्लैक रॉक भारत में तो एंट्री करने जा रहे वाली है जियो के साथ, लेकिन अपने ही देश जहां की वो कंपनी है यानी अमेरिका की, वहां के ट्रेजरी फंड और वहाँ के बॉन्ड्स से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी अभी उनके साथ उनका कह सकते हैं तालमेल नहीं बैठ रहा है और वो दूसरी तरफ दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं, उनके ऊपर जोर दे रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। कौन सा है वो देश, क्यों बात कर रहे हैं, क्या कुछ है इस पूरे मुद्दे के अंदर और क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, वो हम जानेंगे। हमारे जो गेस्ट या कह दीजिए मेरे कलीग हैं, मेरे साथ काम करते हैं, संदीप ग्रोवर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सर से आज ये समझूंगा इस पूरे चीज़ को जो है ना थोड़ा विस्तार से समझना चाहूँगा कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि जो हमारे देश में एंट्री कर रहा है वो अपने ही देश के साथ क्यों नहीं है। सर सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि आखिर ये मामला क्या है। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी, जो कहते तो बड़ी बात है, वो अपने ही देश में जो ट्रेजरी फंड है उनके खिलाफ उनके जो बॉन्ड्स वगैरह जारी होते हैं उनको ना लेकर दूसरे के तरफ जा रहे हैं, और वो कौन है जिनकी तरफ उनका जोर झुकाव बढ़ रहा है। देखिए, आप यूएस की बात करें तो यूएस को लेकर ना उनका जो मूड माहौल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो ठीक नहीं है। उसकी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन जो विकल्प, जो एक ऑल्टरनेटिव की वो बात कर रहे हैं ना, वो है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन। वो कह रहे हैं कि ईयू देश कह लीजिए या फिर यूरोपियन यूनियन कह लीजिए, इनको मिलकर अपने जो सरकारी बॉन्ड्स हैं वो लॉन्च करने चाहिए। सारे देश जो हैं ईयू में जितने भी देश आते हैं वो मिलकर अपने बॉन्ड्स लॉन्च करें, और इसका बेहतरीन समय है। इससे बेहतर समय शायद नहीं हो सकता है अपने सेफ और लिक्विड बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी ईयू इकोनॉमीज हैं उनकी तरफ से। उनका ये कहना है कि अगर ये एकजुट रहते हैं, एक साथ बॉन्ड्स लॉन्च करते हैं, तो ये यूएस की जो ट्रेजरीज हैं जिसकी आप बात करें तो उसका मुकाबला भी कर पाएंगे। एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर ये उभर के सामने आ सकते हैं, प्रोवाइडेड ये एक साथ रहें, मिलकर अपने बॉन्ड्स को लॉन्च करें जितने भी देश ईयू में आते हैं, तो फिर ये यूएस को भी राइवल कर सकते हैं, एक तरह से उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसको टक्कर देने की दमखम रखते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं फिलिप हिल्डेब्रांड, जो कि ब्लैक रॉक के वाइस चेयरमैन हैं। और ये ब्लैक रॉक के ही वाइस चेयरमैन नहीं है, ये स्विस नेशनल बैंक के एक समय हेड भी रह चुके हैं। और फ्रैंकफर्ट में एक समारोह चल रहा था, उसमें उन्होंने ये बयान दिया है। तो काफ़ी मायने रखता है दुनिया की सबसे बड़ी अगर एएमसी जो कंपनी चलाती है, अगर वो ऐसा बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है। और ये इस चीज़ को ना बल और मिलेगा जब मैं आगे आपको बताऊंगा कि उनका यूएस के ऊपर क्या स्टैंस है। वो ये कह रहे हैं कि ईयू देश अपने आप में ये दिस इज द बेस्ट टाइम कि वो अपने बॉन्ड मार्केट को स्ट्रांग करें और बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाएं, और यूएस को राइवल करने का दमखम भी रखते हैं, प्रोवाइडेड ये साथ में एकजुटता से मिलकर अपने बॉन्ड्स लॉन्च करें, एक साथ आए। पर सर जैसा कि हमारे दर्शक भी शायद जानते होंगे, यूरोपियन यूनियन मतलब उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज आती हैं यूरोप के अंदर, लेकिन अपने ही देश मतलब जहाँ की वो कंपनी है ब्लैक रॉक, उनको ऐसा क्या सूझा, मतलब यूरोपियन यूनियन से बॉन्ड की ज़रूरत क्या पड़ गई? अपने देश की तो खैर वहाँ की तो आप अभी बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है, अमेरिका के बॉन्ड्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन उनकी ज़रूरत क्यों लग रही है उन्हें? देखिए, ईयू को देखा जाए तो फिलहाल आप देखेंगे तो ईयू में या फिर पूरे यूरोप में अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक फ्रंट पर बहुत कुछ हो रहा है। काफ़ी चीज़ों से एक साथ पूरा यूरोप जूझ रहा है या फिर निकल रहा है। वहाँ पे उथल पुथल चल रही है, राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है। अलग कारण, मैं उस कारणों में नहीं जाना चाहता। उसके साथ साथ आप देखें रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, या फिर रशिया से इनकी जो सप्लाईज आती हैं, एनर्जी डिपेंडेंस जो इनकी है, उस चीज़ को लेकर देखा जाए तो पिछले 4-5 साल में स्पेशली कोविड के बाद से बहुत कुछ बदला है जी। उस चीज़ से लेसन लेकर ये खुद बहुत कुछ कर रहे हैं, स्पेशली अपनी डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए। तो उस लिहाज से एक तो इनके जो राजनीतिक स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है, दूसरा ये जो ब्लैक रॉक के वाइस चेयरमैन हैं ये कह रहे हैं कि यूरोप के लिए डिफेंस में निवेश करने की तुरंत प्रभाव से देखा जाए तो बहुत बड़ी ज़रूरत है, जैसा इनकी पॉलिटिकल सेटअप बन गया है। तो उस लिहाज से कैपिटल मार्केट को इनको यूज़ करना चाहिए एक अच्छे सोर्स के तौर पर, जहां से ये पूंजी जुटा सकते हैं, पैसा जुटा सकते हैं, और उसको अपने रक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो यूरोप इस चीज़ को लेकर काफ़ी जोर दे रहा है, काफ़ी एम्पेटस दे रहा है कि अमेरिका के ऊपर इनकी जो सैन्य निर्भरता है, जो मिलिट्री डिपेंडेंस हम बोलते हैं, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, उसको ज़ीरो करना चाहते हैं। तो यूरोप के जो डिफेंस सेक्टर है फिर उसमें
सैकड़ों अरब डॉलर खर्च होंगे। एक 150 अरब यूरो का इन्होंने एक डिफेंस फंड बनाने की बात की भी है, जिसको प्रिलिमिनरी अप्रूवल जो है वो ऑलरेडी मिल भी चुका है। तो इनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। अब इनको समझ आया है किस तरह से यूक्रेन लड़ रहा है रशिया के सामने, और जो सिचुएशन बन रही है वर्ल्ड ओवर, जो राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है, इनको भी डिफेंस के ऊपर बड़े पैमाने पर खर्च करने की ज़रूरत है। तो ये जो फंडिंग है वो कहाँ से आएगी? वो फंडिंग बॉन्ड मार्केट से आ सकती है, ऐसा ब्लैक रॉक का मानना है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर ये मिलजुल कर एक साथ आते हैं और बॉन्ड्स को लॉन्च करते हैं, उसके लिए ऐप टाइम भी है अभी, और ये यूएस जैसी जो इकोनॉमीज है उसको भी काउंटर कर सकते हैं। तो इनका बेस्ट समय है। और यूएस का समय क्यों खराब है या यूएस पे क्यों भरोसा घट रहा है, हम उसकी बातचीत कर रहे हैं, कल आगे करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे हमने देखा भी पहले कोविड के टाइम पे, कुछ इनकी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी भी रही हैं यूरोप की जो कि डूबने की कगार पर पहुंच गई थी। ग्रीस उसमें एक बड़ा एग्जांपल है। तो अपने बजट को, सरकार के जो बजट है उनको मजबूत करने के लिए और डूबती अर्थव्यवस्थाओं को सपोर्ट करने के लिए ये बॉन्ड मार्केट से अगर पैसा जुटाते हैं तो इनके लिए काफ़ी बेटर है। हालांकि ईयू की अलग सोच है। अच्छा, वो मान के चल रहे हैं कि 2026 के बियॉन्ड उनके ऊपर डेट बर्डन ना बढ़े, वो इस तरह का प्लान लेके चल रहे हैं। जबकि ब्लैक रॉक कह रहा है कि आपके लिए बहुत बढ़िया समय है, आप अपने खुद के बॉन्ड्स लाइए, पैसा जुटाइए, उससे अपनी डिफेंस मजबूत करिए, अपनी इकोनॉमीज को मजबूत करिए। आइडियली देखा जाए तो उनका ये मानना है कि एक तो स्केलेबल होने चाहिए इनके जो बॉन्ड इशू हैं, दूसरा वो सुसंगत यानी कि कंसिस्टेंट होने चाहिए। लगातार इनको अपनी जो बॉन्ड मार्केट्स हैं उसके जरिए पैसा रेज करना चाहिए। स्केलेबिलिटी हो, उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी भी हो, उससे काफ़ी हद तक इनको मदद मिलती हुई दिखेगी। कैसे मदद मिलेगी? इनकी जो बोरिंग कॉस्ट है वो कम होती हुई नजर आएगी, जो कि हम देख रहे हैं कि जापान में, ईयू में, यूके में और भी कंट्रीज हैं, यूएस में भी फॉर दैट मैटर, लगातार जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बढ़ रही है। तो इनको अपनी जो बोरिंग कॉस्ट है वो कम करने में मदद मिलेगी, और इंस्टेबिलिटी जैसी जो सिचुएशन होती है उसमें अपनी इकोनॉमीज में स्थिरता लाने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। क्योंकि पूंजी से ही आप कोई भी स्टेप उठा पाते हैं, कोई कैपिटल चाहिए उसके लिए। चाहे आपको इकोनॉमी को पुश करना है तो सरकारी खर्च जैसे इंडिया में भी हो रहा है, गवर्नमेंट केपेक्स जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो पैसा आएगा कहाँ से? अब अगर आपको डिफेंस में भी स्पेंडिंग करनी है तो पैसे से हथियार खरीदेंगे। अगर आपको अपने आप को मजबूत करना है तो पैसा आएगा बॉन्ड मार्केट से। अगर आप लगातार करते रहेंगे, स्केलेबिलिटी लाएंगे, कंसिस्टेंसी लाएंगे, तो आपकी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो नीचे आएंगी। आपको दुनिया भर में जो बॉन्ड मार्केट्स हैं उसमें अपने जो बॉन्ड्स हैं उनको पुश करना चाहिए, ऐसा ब्लैक रॉक का कहना है। तो ये यूरोप के लिए अच्छा टाइम भी है, बढ़िया समय भी है, और ज़रूरत भी बहुत बड़ी है इसकी कि इनको बॉन्ड मार्केट में घुसना चाहिए, वहाँ से पैसा रेज करके लाना चाहिए अपनी इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए। जी, तो यानी मतलब ब्लैक रॉक तो कुछ और चाह रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन अभी कुछ और सोच के चल रही हैं। लेकिन एक अमेरिकन कंपनी अपने ही देश के साथ ना होकर यूरोपियन यूनियन के लिए एक सलाह दे रहे हैं, जो उनके वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। खैर सर, इसमें एक बड़ी बात जो ये निकल के आ रही है वो ये कि भाई यूएस के जो बॉन्ड्स हैं उन पर विश्वास क्यों घट गया इनका? क्यों? मतलब ठीक है, दूसरों को तो आप सलाह दे रहे हैं, पर अपने यहाँ से भरोसा कैसे डगमगा गया? उसका एक वर्ड में आंसर बोलूं तो वो है ट्रम्प। अच्छा, ट्रम्प इतने आप कह सकते हैं इतने इनस्टेबल हैं, मतलब कभी भी पलट जाते हैं। जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर लोगों के मन में बहुत डर है। स्पेशली स्ट्रक्चरली देखा जाए तो जो फाइनेंशियल रिस्क पैदा हो गए ना उनके आने के बाद से, जिस तरह से उन्होंने ट्रेड पॉलिसीज, जो ट्रेड वॉर छेड़ दिया है, फिर इनका जो बिग ब्यूटीफुल टैक्स कट बिल है उससे होगा क्या? आपने तो टैक्स काट दिए, फंडिंग कहाँ से आएगी बॉस? आपका पैसा आना बंद हो जाएगा, तो उसे डेफिसिट क्रिएट होगा। उस डेफिसिट, आप पहले ही कर्ज पर बैठे हुए हैं। हाँ, ये यूएस का डेट आप देखिए, $36 ट्रिलियन का डेट है इनके ऊपर। तो अगर आप इतने बड़े डेट के ऊपर पहले से ही बैठे हुए हैं, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि आप ये बिल लेकर आ रहे हैं और आपका डेफिसिट इससे बढ़ जाएगा, तो किसी का भी भरोसा, हर कोई यूएस को सेफ हेवन के तौर पे मानता है, जो इनकी गवर्नमेंट, यूएस की जो ट्रेजरीज हैं उनको। और यूएस की ट्रेजरीज क्योंकि सेफ हेवन है, जिसे हम सुरक्षित निवेश भी बोलते हैं, तो इनकी जो करेंसी है डॉलर, वो एक रिजर्व करेंसी के रूप में सामने आती है। तो अपने आप में देखा जाए, अगर ट्रेजरीज पे भरोसा कम हुआ तो डॉलर की जो दुनिया भर में धाक है, रिजर्व करेंसी जो है, वो भी फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ की सुगबुगाहट तो है बाजार में, संकेत तो मिलने लगे, हर कोई अपनी करेंसी को पुश कर रहा है, चाहे वो चाइना हुआ या फिर एक समय ब्रिक्स देशों की भी बात हुई थी। तो ये जो सेफ हेवन अपील है यूएस ट्रेजरीज की और यूएस डॉलर की जो एक रिजर्व करेंसी के रूप में, वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग बनती जा रही है। खासतौर पर अगर आप देखें इनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ और उसके साथ साथ ये जो टैक्स कट बिल की इन्होंने बातचीत करी है। इस बीच में आप देखिए
यूरो और जर्मन बॉन्ड्स जो हैं वो एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आ रहे हो। इसीलिए ब्लैक रॉक इस चीज़ को लेकर बहुत पुश कर रहा है, क्योंकि यूएस की जो सिचुएशन है वो डामाडोल हो रही है, लोगों का भरोसा डगमगा रहा है उसके ऊपर। दूसरी तरफ यूरोप की सिचुएशन ऐसी है कि वो इस समय एक अच्छे टाइम पे खड़े हैं। तो जो आपका राइवल है वो डिक्लाइनिंग फेज में है, आपके ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसी को भुनाने की जो बात है ना, वो ब्लैक रॉक कर रहा है, इसलिए पुश कर रहा है। इनफैक्ट मुझे अभी जस्ट आपके बोलते बोलते ध्यान आ गया क्योंकि वो कह कि भाई डेट उनके ऊपर इतना है, ये चीज़ तो अभी मस्क उनके इतने घनिष्ठ सहयोगी रहे और वो अब खिलाफ हो गए हैं। आम लोगों की तो छोड़ ही दीजिए, जब एलन मस्क उनके साथ नहीं है, वही खिलाफ होके बोल रहे हैं उनके खिलाफ, तो ये चीज़ बड़ी तो बिल को लेकर बहुत मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे तो बिल दिखाया ही नहीं गया जब ये पारित करने के लिए भेज दिया गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब आप मैं तो बहुत दूर हैं, बाकी अब जो उनके साथ में हैं, जिन्होंने सबसे बड़ा सहयोग किया, सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया, उनको बैक किया, सपोर्ट किया, अगर वही ना खुश है तो आप समझ सकते हैं ना कि कितनी इंस्टेबिलिटी है। तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल है। खैर सर चलिए, वो तो उस मुद्दे की तरफ जाएंगे तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा और चीज़ें डिस्कस करनी पड़ जाएंगी। लेकिन ये यूएस का जो बॉन्ड है उस पर ब्लैक रॉक क्या कह रहा है? अनस्टेबिलिटी तो खैर आपने बता दी कि ट्रम्प साहब की पॉलिसीज ने ऐसे मार रखी है देश की, लेकिन लंबे समय से अंडरवेट है ब्लैक रॉक। ओह, वो मतलब एक समय तो मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि दे आर ऑफ नो यूज़ यूएस के बॉन्ड्स हैं। जब आपका अंडरवेट स्टैंड है, जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, दैट मीन्स इट्स ऑफ नो यूज़ टू यू। तो उस लिहाज से वो कह रहे हैं कि जो कर्ज स्थिरता को लेकर बुनियादी वित्तीय जोखिम है, जो डेट स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है, सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक बात है, उसको लेकर फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है, वो भी स्ट्रक्चरल। ऐसा ब्लैक रॉक मानते हैं जहाँ तक यूएस की इकोनॉमी की बात है। तो रिस्क रिटर्न को लेकर एक तो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं ना, कोविड के बाद काफ़ी बदली है। जब कोविड का समय था तब क्या हो रहा था रोहित भाई, लोग लंबी अवधि के जो बॉन्ड्स हैं उन पर कम रिटर्न से भी खुश थे। अब सिचुएशन ऐसी है, स्पेशली यूएस के बॉन्ड्स, अब सिचुएशन ऐसी है लोगों को ज़्यादा रिटर्न चाहिए और लोगों के पास विकल्प भी खुलते जा रहे हैं। और इसी विकल्प में यूरो जो जर्मन बॉन्ड्स हैं उनको पुश करने की बात ब्लैक रॉक की ओर से की जा रही है। यही कारण है कि आप देखिए दुनिया भर में 3-4 एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो बॉन्ड यील्ड्स है वो लगातार बढ़ रही है। अभी मई में ही जापान की जो 30 साल की बॉन्ड यील्ड थी उसने रिकॉर्ड हाई टच किया। यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं, 4.5% का लेवल है। आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, 11 बेसिस पॉइंट बढ़ी है शुक्रवार को यूएस की बॉन्ड यील्ड, एक ही दिन में, जब ये इनके रोजगार के आंकड़े आए थे, जॉब्स रिपोर्ट आई थी। यूएस में बढ़ रही है, यूके में बढ़ रही है, जापान में बढ़ रही है, ईयू में भी बढ़ रही है। तो 4 बड़ी इकोनॉमीज है दुनिया की, उनमें अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है, दैट मीन्स आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। आप जब बॉन्ड कोई इशू करते हैं उसके ऊपर बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ रही है, दैट मीन्स आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, लोगों की एक्सपेक्टेशन बदल गई हैं। उससे अलाइन करने के लिए जिस तरह से रीअलाइनमेंट हो रहा है पूरी दुनिया भर की बॉन्ड मार्केट में, और उसके साथ साथ यूएस की जो अनसर्टन पॉलिसीज है, इन दोनों को मिला के लोगों का जो भरोसा है वो डगमगाया है। तो उससे अब ब्लैक रॉक तो पहले भी अंडरवेट थे, इन चीज़ों को लेकर और भी ज़्यादा उनका स्टैंस मजबूत हो गया। वो कह भी रहे हैं कि जो उतार चढ़ाव है बहुत ज़्यादा है वित्तीय पॉलिसीज़ में, तो इनकी जो सिचुएशन है काफ़ी डामाडोल है। तो और जो टैक्स बिल आ जाएगा उससे इनका डेट और बढ़ेगा, डेफिसिट बढ़ेगा, जो ऑलरेडी 36 लाख करोड़ डॉलर है, 36 ट्रिलियन डॉलर, 36 ट्रिलियन डॉलर, 36 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब 36 लाख रुपए नहीं है, 36 लाख करोड़ रुपए नहीं है, 36 लाख करोड़ डॉलर का डेट है। बाप रे, तो बहुत ज़्यादा। और आप एक चीज़ आपको बताया तो आप बोलेंगे समय ले रहे हैं, 7 ट्रिलियन डॉलर की जो डेट है ना, इस साल रीफाइनेंसिंग की नहीं आनी है। अब जो आप सोच रहे हैं ना कि ट्रम्प साहब क्यों जेरम पावेल को बोल रहे हैं आप ब्याज दरें नीचे लेके आइए, ब्याज दरें नीचे लेके आइए, 1% नीचे लेके आ गए ब्याज दरें यूरोप वाले, आप भी नीचे लेकर आइए। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी जो बॉन्ड यील्ड है वही तो डिसाइड करेंगे ना आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा। जब आप दोबारा कर्ज पे चढ़ाने जाएंगे कोई चीज़ को, या फिर रिन्यू होने के लिए जाएगी, आप वैसे ही समझिए ना कि आपकी EMI, आपका होम लोन चल रहा है, बिल्कुल 9% या 8.5% पे चला था, आपका RBI 1% काट चुका है, तब तो आप 7.5% पे देंगे ना। अगर वो 8.5 था या 9 पे था तो 8 पे देंगे ना। तो उसी RBI को वो पुश कर रहे हैं कि आप कम कर दीजिए तो मेरी EMI कम हो जाएगी, यानी कि यूएस की जो भुगतान है डेट के ऊपर वो कम होता हुआ दिखेगा। वो कह रहे हैं कि आपका खुद का स्टैंस ऐसा है, ट्रेड पॉलिसीज ऐसी हैं, कोई इन्फ्लेशनरी है, महंगाई बढ़ेगी तो मेरे हाथ में गुंजाइश नहीं बचती है, तो आपको उधर भी अपना ही ऊपर रखना है सर, या अपनी बात चलानी है, इधर भी आप कह रहे हैं
अरे चित भी मेरी हो जाए, पत भी मेरी हो जाए, तो सेंट्रल बैंक ऐसे नहीं काम करता ना। एग्जैक्टली। इसी चीज़ को लेकर पूरी वो दिक्कत है। और ब्लैक रॉक तो फिर अभी भी अंडरवेट है, पहले भी अंडरवेट थे। वो कह रहे हैं कि यूएस को छोड़ दीजिए, ईयू वाले बॉन्ड्स लाएं, उनके लिए बेटर मौका है और वो यूएस को राइवल भी कर सकते हैं। इसीलिए ब्लैक रॉक जो है अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ रहा है बनिस्बत यूएस की वजह से, और यूएस में जो ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो ये चीज़ें खतरे का संकेत दे रही हैं। आगे स्थिति क्या होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन नहीं, वक्त तो बताएगा। एक तो सिचुएशन आ चुकी है उसमें, जो पहले जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं इनके, वो तो माइनस में आ चुका है एक नंबर। टेक्निकली 2 बार हो जाए तो हम रिसेशन मान ही लेते हैं। बस फिर तो। और मस्क साहब जाते हुए बोल के गए थे इस साल के दूसरे हिस्से में या इस साल के एंड तक यूएस में रिसेशन आ जाएगी, या रिसेशन में यूएस चला जाएगा। ये बड़ी बात है क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो ग्लोबल स्तर पर पड़ता है। हाँ, तो वो तो कह ही रहे हैं कि आप देखिए, पूरा तो मामला वो ट्रेड पॉलिसीज़ का ही ना, जो आपने टैरिफ लगा रखे हैं। इतनी उथल पुथल दुनिया भर के ट्रेड में देखने को मिलेगी। जो एक पूरा सेटअप चल रहा था उसमें आके आप एकदम से कह रहे हैं 25%, 50%, 150% में टैरिफ लगा दूंगा। ऐसे नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी होता है। सही बात। कोई 100 रुपये वाली चीज़ आपको 250 रुपये की मिलने लगी, ऐसे कहाँ से हो जाएगा? तो इन्फ्लेशन तो दिखेगी ना, वो इन्फ्लेशन दिखेगी, फिर रेट कहाँ से कट होगा, फिर आपका जो डेट आपको देना है, जो आपके जो फाइनेंसिंग के लिए आएगा डेट, फिर वो कहाँ से सस्ता हो जाएगा? दोनों चीज़ें नहीं एक साथ हो सकती। एग्जैक्टली। और यही अनस्टेबिलिटी है, यही है। तो मामला जो है बड़ा नेक टू नेक चल रहा है ट्रम्प साहब के लिए। अब उनकी पॉलिसीज़ क्या कितनी कारगर होंगी, इनफैक्ट होंगी कि नहीं होंगी, वो तो खैर वक्त बताएगा। जैसा कि अभी सर कह रहे हैं कि सिचुएशन कंट्रोल से उनके हाथ से तो बाहर दिखाई दे रही है, लेकिन ठीक है, संभाल रहे हैं जितना जब तक संभाल सकते हैं, या किसी को दादा बन के कहें कि ऐसा कर दो तो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर हाँ, ब्लैक रॉक ने अपना रुख साफ कर लिया है कि वो यूरोपियन यूनियन को अब सपोर्ट कर रहे हैं, बॉन्ड वो जारी करें, उनके साथ वो हो सकते हैं भविष्य में, लेकिन इधर मामला गड़बड़ा सकता है। फिलहाल के लिए हम इस चर्चा को विराम देते हैं, वरना ये और लंबी खिंच सकती है। लेकिन हाँ, मामला इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सोचने पर विचार करने वाला भी है। खैर, दीजिए इजाज़त। सर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, क्योंकि आपने ऐसी जानकारी दी है और हमारे दर्शकों को ये जानने को मिला, समझने को मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, देखा इतनी देर। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।